अब यहाँ पे हम एमसीक्यू शुरू करते हैं, बराबर। तो अभी तक किसी को कोई डाउट ना हो तो हम एमसीक्यू शुरू करते हैं। हमारे पास 40 से 50 एमसीक्यूज हैं, बराबर, जो मुझे स्टूडेंट्स ने दिए हैं, वो हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो एमसीक्यू शुरू करें। शैल वी स्टार्ट? चलिए हम स्टार्ट करेंगे, तो आप ओके करेंगे तो स्टार्ट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। पब्लिक, चलो करें स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, सभी को स्टार्ट करना है। तो जो भी मित्र आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनको बोल दो कि भाई एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं तो आ जाओ। ठीक है, कंसेप्ट तो कुछ लोग कंसेप्ट नहीं पढ़ते, सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ते हैं कि भाई कल एग्जाम में कुछ डायरेक्ट आ जाए और हम लोग ठोक मारे उसको। तो जिनको बुलाना है उनको बुला लो, हम लोग 1 मिनट के अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है, 40-50 एमसीक्यूज जो है मेरे पास वो मैं कराऊंगा, बराबर। चलिए तो एमसीक्यू शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इंडेस के भी हैं बट मैं टेकअप कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is not included in complete set of financial statement according to Ind AS 1 presentation of financial statement। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट कभी भी नहीं होता, ये बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट होता है, बराबर। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद IAS इंड AS 8 क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमको देखो, यहाँ पे मैनेजमेंट को हमेशा IFRS और ये सब चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं हमको, ये शायद चीज़ हमको डिस्कस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेना इस एमसीक्यू को। ठीक है, मैं आपको इंडेस आपको मालूम नहीं तो मैं आपको ज़्यादा चीज़ें समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें हैं, बराबर। तो कभी भी आपको हमेशा याद रखना, ठीक है, ये इंडेस नाम भले ही चेंज होता है बट चीज़ें सब सेम रहती है। तो कभी भी आप अगर पॉलिसी चेंज कर रहे हो, बराबर, आप पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो आपको हमेशा उसका रिजल्ट जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा हमेशा, बराबर। जो चेंज है वो रिलायबल है तभी आप चेंज कर सकते हो, बाकी आपको चेंज नहीं करना, बराबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी में नहीं बता रहा। अब यहाँ से हमारे एमसीक्यू शुरू होते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द मार्केट प्राइस ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज लेस, आपने जो सेल्स किया, सिंपल ये सेल्स बोलना चाह रहे हैं, आपने जो सेल्स किया उसमें से आपको माइनस करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैंने आपको बताया था कि सेल्स माइनस कॉस्ट आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वैल्यू एडेड। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मिलेगा आपको, कि नेट वैल्यू एडेड मिलेगा नहीं। यहाँ पे आप आपने जो सेल्स किया है और आपने जो ट्रांसफर किया है उसमें हमको आपका मिलेगा, आपको वैल्यू एडेड मिलेगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड तो कब मिलेगा, उसमें अदर इनकम भी ऐड करनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपको मिलेगा, बराबर। आगे बढ़ते हैं। नेट वैल्यू एडेड मतलब क्या, तो एनएवी मतलब क्या, सिंपल, ग्रोस वैल्यू एडेड माइनस क्या होता है, डेप्रिसिएशन, हमको सभी को मालूम है, अभी हमने देखा, बराबर। दूसरी चीज, द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस वैल्यू एडेड एंड एनएवी, तो एनएवी और जीवी का डिफरेंस क्या, सिंपल, डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक एक तरह की चीजें पूछेंगे। आगे की चीज बता रहे कि सेल्स रेवेन्यू में से आप कॉस्ट ऑफ ऑल मटेरियल एंड सर्विसेज माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा जीएवी, जीवीए। ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडेड। उसके बाद एनएवी के, एनएवी इज इक्वल टू क्या, तो एनएवी इज इक्वल टू, देखो सिंपल, एनएवी कैसे निकलता है, सेल्स माइनस बोट आउट कॉस्ट माइनस क्या करना पड़ता है, माइनस डेप्रिसिएशन। एक तो ये हुआ। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आपके जितने भी टोटल बचते हैं बाद में, रिटेन अर्निंग से लेके, वेजेस से लेके, इंटरेस्ट से लेके, डिविडेंड से लेके, टैक्स से लेके, इन सभी को मिलाओगे तो भी आपको नेट एनएवी मिलेगा, एनवीए मिलेगा। तो इसके आंसर दोनों ही रहेंगे। देखो एस माइनस बी माइनस डेप्रिसिएशन, एस माइनस बी माइनस डेप्रिसिएशन, रिटेन अर्निंग, वेजेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड और टैक्स, इन पांचों को मिलाएंगे तो भी एनवीए मिलेगा। तो हमारे दोनों ही आंसर हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ेंगे। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इज सब्स्टिट्यूट टू ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है,
दोनों ही अलग अलग अपनी अपनी जगह पे है। हमारा जो नॉर्मल P&L है वो भी हमारा जरूरी है, ये तो एक एडिशनल डिस्क्लोजर है, तो आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखना, आप P&L बना रहे हो क्या, उसकी जगह आप वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाओगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट जो है वो एक एडिशनल चीज है, वो कभी भी P&L को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बराबर। दूसरी चीज, रिपोर्टिंग ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इंप्रूव्स द एटीट्यूड ऑफ, तो आप रिपोर्टिंग करोगे, आप बताओगे कि भाई हमारे एम्प्लॉयज की वजह से हमको इतनी वैल्यू मिली, तो आपके एम्प्लॉय जो होंगे उनका एटीट्यूड चेंज होगा, बराबर। उनको पता चलेगा कि भाई हम कितना बेनिफिट करके दे रहे हैं, बराबर। अब वैल्यू एडेड इंडिकेट द कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू, तो देखो यहाँ पे वैल्यू एडेड जो होता है वो क्या क्या दिखाता है, टोटल नेशनल इनकम में उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया वो भी दिखाएगा, बराबर। ठीक है, आगे बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या दिखाएंगे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को मैंने बताया था कि प्रोविजन ऑफ बैंकिंग एंड सर्विस, मतलब आप इसको हमेशा कहाँ दिखाओगे, जहाँ पे आपका फाइनेंशियल बोरोइंग्स लिया उसमें दिखाओगे। तो ये एमसीक्यू एक ज्यादा आने के चांसेस है, याद रखना है, ठीक है, ये एमसीक्यू याद रखना, आने के चांसेस है, बराबर। अब ज्यादातर कंपनीज बनाती क्यों है वैल्यूडेड स्टेटमेंट, बोनस किस तरह से देना है, आपके एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से देखने क्या है। तो आपको ग्रोस वैल्यूडेड स्टेटमेंट या वैल्यूडेड स्टेटमेंट बना दोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई हमारे एम्प्लॉइज जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके बदले हम उनको ज्यादा पैसा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। तो सिंपल ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बना दो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना बोनस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के एमसीक्यूज कंप्लीट किए। अब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, यहाँ से एमसीक्यू ज्यादा आएंगे आपको। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट का व्हीकल क्या, तो देखो आप लोग सब मिलके पैसा देते हो म्यूचुअल फंड को, और म्यूचुअल फंड फिर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसका आंसर क्या, म्यूचुअल फंड। देखो आपको नहीं आ रहा, देखो इंश्योरेंस नहीं करता, इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस करता है, इन्वेस्टमेंट फंड ऐसा कुछ चीज होती नहीं है, नॉन ऑफ द अबव भी नहीं है, आंसर हमारा है म्यूचुअल फंड, बराबर। दूसरी चीज क्वेश्चन पूछेंगे क्या, हु इज ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजेशन विच सेटअप्स म्यूचुअल फंड, तो देखो म्यूचुअल फंड को कौन बनाता है, तो सिंपल समझ लो, एक स्पॉन्सर होगा वो म्यूचुअल फंड बनाएगा, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड क्या बनाएगा, एएमसी बनाएगा, स्पॉन्सर कंपनी म्यूचुअल फंड बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, स्पॉन्सर जो होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन। हु कैन बिकम स्पॉन्सर, तो देखो कोई भी बैंक बन सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन सकता है, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बन सकता है, क्या बन सकता है क्या स्पॉन्सर, बन सकता है क्या। तो कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज, ये सभी बन सकते हैं। यहाँ पे नन ऑफ द अबव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती से टिक कर दिया इन लोगों ने, बराबर। अब स्पॉन्सर के बाद ट्रस्ट इज एस्टैब्लिश्ड बाय, जो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट जो है वो कौन बनाएगा, तो स्पॉन्सर हमेशा म्यूचुअल फंड ट्रस्ट बनाएगा, बराबर। आगे म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे सिक्योरिटीज कौन रखता है, सेफ कस्टडी में, तो कस्टोडियन रखता है, ठीक है, सिंपल। उसके आगे इन विच स्कीम, देखो ये क्वेश्चन शायद कल पूछा था एग्जाम में, परसों पीएफआई के चैप्टर में, इन विच स्कीम द म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअसली ऑफर्स टू सेल एंड रीपर्चेज यूनिट्स, तो कौन सी स्कीम में, तो ओपन एंडेड स्कीम में आपको कभी भी परचेज कर सकते हो, कभी भी बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। दूसरी चीज, लिक्विडिटी कहाँ पे रहेगी, तो सिंपल जहां पे आप बेच पाओ खरीद पाओ तुरंत, उसे हम कहेंगे लिक्विडिटी, और वो ओपन एंडेड स्कीम में ही होती है, बराबर। दूसरी चीज, इन विच स्कीम हैव फिक्स्ड कॉर्पस, फिक्स्ड होता है स्टिपुलेटेड मेच्योरिटी पीरियड रेंजिंग बिटवीन 2 to 5 years, तो कौन सी स्कीम में आपको लेना बेचना अलाउड नहीं है, फिक्स आपको रखना पड़ेगा। तो क्लोज एंडेड स्कीम में आप कभी भी बाय सेल नहीं कर सकते, एक फिक्स टर्म तक आपको रुकना पड़ेगा। दूसरी चीज, स्कीम विच स्कीम कंबाइन फीचर्स ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, तो जहां पे ओपन एंड क्लोज दोनों को मिक्स किया जाता है उसे हम कहते हैं इंटरवल स्कीम, ठीक है, बराबर। आगे इन विच स्कीम विच फंड रिटर्न एंड रिस्क आर लोअर, तो यहाँ पे देखो सिंपल, आपको रेगुलर एक इनकम मिलती रहे वैसे फंड में आपको आपको कम रिस्की एसेट में पैसा डालना पड़ता है, तो उसका रिटर्न और रिस्क दोनों ही कम होता है। तो इनकम फंड्स में आपका रिटर्न भी कम होगा, आपका रिस्क भी कम होगा, ठीक है। आगे अब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड इज कैपिटल अप्रिसिएशन, तो जहां पे भी आपको कैपिटल अप्रिसिएशन दिखे तो वहां पे सिंपल ग्रोथ फंड्स, आपका कैपिटल अप्रिशिएट कब होगा, जब आप ग्रोथ फंड में पैसा डालोगे, बराबर, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स प्रोवाइड कैपिटल अप्रिसिएशन भी देगा आपको, एज वेल एज आपको रेगुलर इनकम भी देगा। तो इनकम फंड एंड ग्रोथ फंड को मिक्स करके बनाया है बैलेंस फंड,
बराबर, तो ये आपको याद रखना है। आगे हाई लिक्विडिटी आपको चाहिए, एकदम हाई लिक्विडिटी, तो आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लेने पड़ेंगे, बराबर। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड लोगे तो आपको तुरंत कभी भी बेचोगे तुरंत पैसा मिल जाएगा, बराबर, क्योंकि वो छोटे 3-3 महीनों की वैलिडिटी वाले इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं। उसके बाद in which of the following funds the securities and issued and traded in domestic financial market, तो उसे डोमेस्टिक कहेंगे, ऑफशोर मतलब फॉरेन वाले जो फंड है उनके वो ऑफशोर कहते हैं, और इंडिया वाले जो होते हैं, इंडिया के विद इन देश होते हैं, उनको हम डोमेस्टिक फंड कहते हैं, बराबर। फॉरेन कैपिटल को लेना है तो ऑफशोर फंड होगा, बराबर। दूसरी चीज, फंड्स मोबिलाइज रिसोर्सेज फ्रॉम पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेलिटी और लाइक कंट्री और रीजन, तो उसे हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर लोकेलिटी से आप पैसा ले रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ फंड कहेंगे, बराबर। फिर आगे विच फंड इन्वेस्ट कोर सेक्टर लाइक आईटी, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, तो मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ के आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कोई म्यूचुअल फंड, तो उसको हम सेक्टोरल फंड कहेंगे। तो एक फंड ऐसा होगा सिर्फ आईटी में इन्वेस्ट कर रहा है, तीसरा टेलीकम्युनिकेशन में कर रहा है, चौथा एनर्जी में कर रहा है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत शेयर मार्केट का नॉलेज है तो आपको मालूम होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर सेक्टरल फंड कहेंगे, तो जहां पे भी आपको सेक्टर दिखे उसे हम सेक्टरल फंड कहेंगे, ठीक है। SWP का फुल फॉर्म क्या है, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और इसी तरह से एक SIP होता है, SIP का फुल फॉर्म क्या, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और SWP का मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप धीरे धीरे अपने खर्चों के हिसाब से उसको विड्रॉ करोगे, उसे हम कहेंगे SWP प्लान, ठीक है। आगे कुछ प्लान ऐसे होते हैं म्यूचुअल फंड के जहां पे आप सिर्फ टैक्स बचाने, स्पेशल टैक्स इंसेंटिव के लिए उसको कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे टैक्स सेविंग स्कीम, बराबर। ELSS का मतलब क्या, तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ELSS का मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये हमेशा पूछते हैं, ये एक पूछेंगे, ये एक पूछेंगे, SIP पूछेंगे, SWP पूछेंगे, 4 क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ ये पेज पे दिख रहे हैं। तो ये आपको SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SWP मतलब उसका उल्टा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। कौन सी स्कीम में आपको टैक्स बचेगा, तो टैक्स सेविंग स्कीम के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पे आपका टैक्स बचेगा। ELSS का मतलब क्या, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, आप सेविंग कर रहे हो बट वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, इक्विटी मार्केट में, बराबर। अब ये स्कीम कैसी होती है इक्विटी ELS, यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इक्विटी में और आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। तो हमेशा लोग बोलते हैं ELSS में इन्वेस्ट कर दो, आपको टैक्स बचाना है तो ELSS में इन्वेस्ट कर दो। तो आपको कहीं पे पूछे MCQ में, देखो यहाँ पे पूछ लिया आपको, कौन से स्कीम में इन्वेस्टर कैन क्लेम इज इनकम टैक्स बेनिफिट, तो ELSS में हमेशा वो इनकम टैक्स का बेनिफिट ले सकता है। दूसरी चीज, कौन से फंड्स में लिक्विडिटी जो है RBI देगी, तो देखो गिल्ट फंड होता है ना, गिल्ट मतलब क्या होता है, बैंक को पैसा जाता है ये, ठीक है, बैंक, ये पैसा बैंक के पास जाता है। तो गिल्ट फंड हमेशा क्या होता है, वो आपको बैंक में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बराबर। तो बैंक के पीछे कौन होता है, RBI। दूसरी चीज, is a mutual fund which invest securities in index और which is based on BSE Sensex और S&P CNX Nifty। तो देखो यहाँ पे भी आपको निफ्टी सेंसेक्स ये चीजें देखे ना, उसको बोलते हैं इंडेक्स फंड, हमेशा याद रखना इंडेक्स फंड। निफ्टी सेंसेक्स BSE S&P ये सब दिखे ना आपको, तो हम कहेंगे इंडेक्स फंड। NAV का फुल फॉर्म नेट असेट वैल्यू, सिंपल, नेट असेट वैल्यू। दूसरी, मार्केट प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट की मार्केट प्राइस को क्या कहते हैं, NAV ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, बराबर। फिर जहां पे टीम ऑफ प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स जो मिलके शेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो शेयर्स की असेट को मैनेज कर रहे हैं, जहां पे प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट्स मिलके क्या करते हैं, पैसे को मैनेज करते हैं, पब्लिक का पैसे को इन्वेस्ट करना, पर्टिकुलर किस कंपनी में करना, कहाँ नहीं करना, उन चीजों को बताने वाली जो स्कीम होती है, जो टीम होती है, उसको हम कहेंगे असेट मैनेजमेंट कंपनी। उसके बाद कौन से फंड में सेफ्टी रहेगी और रेगुलर इनकम मिलेगी, रिपीट क्वेश्चन है, बराबर। अब यहाँ पे CSR के कुछ क्वेश्चन आए, उसको देख लेते हैं। कंटिन्यूअस कमिटमेंट मेड बाय बिजनेस टू बिहेव एथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, इसको क्या कहते हैं, सोसाइटी और नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करना, उसको कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर। अब CSR में क्या क्या नहीं आएंगे, तो मैंने आपको बताया था ये चीजें कि 7-8 चीजें होंगी, उसमें से आपको पूछेंगे, बराबर। तो देखो एजुकेशन प्रमोट करना था उसके अंदर,
सोशल बिजनेस उसके अंदर था, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये भी था। तो सीएसआर का ऑब्जेक्टिव है क्या? हाँ, ये तीनों ही सीएसआर के ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is about how companies manage business processes to provide overall positive impact on the society? तो CSR ही बोलता है कि भाई आप सोसाइटी को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हो, वो चीज बताई जाती है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ एमसीक्यूज है हमारे पास। देखो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के रिलेटेड एमसीक्यूज है, हमने देख लिया। ठीक है, रिपीट है। म्यूचुअल फंड भी हमने देख लिया, और कुछ होता देख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक रिपीट है ये, आई थिंक रिपीट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एमसीक्यूज जितने में करा पाया मैंने आपको करा दिए, और जो लिमिट्स वगैरह हैं वो भी आप देख लेना एक बार, तो अच्छी तरह से आपका पेपर हो जाएगा।